हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है राजा किसान तथा नगर आरंभिक राज्य तथा अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हमारे 2 और पार्ट आ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। वो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया था। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दैविक राजा, ठीक है। दैविक राजा से पहले आप थोड़ा सा पीछे का रिकैप कीजिए कि पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था जेम्स यूसेफ कौन थे, ठीक है, उनके भारतीय इतिहास के लेखन में क्या देन था। उसके बाद मैंने आपको 16 महाजनपद का टॉपिक बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में बताया था, जो आपका मगध था। फिर मैंने आपको मगध के साथ साथ फिर मैंने आपको बताया था कि मगध का किस तरीके से वो साम्राज्य उभर कर सामने आता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मौर्य काल का क्या क्या प्रशासन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल के जानकारी के क्या क्या स्रोत होते हैं, मगध के उत्थान के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। और भी मैंने कई सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको कवर किया था। सरदार और सरदारी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था। तो उस समय मैंने ज्यादातर आपको क्या बताया था, ज्यादातर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग मौर्य वंश के बारे में नहीं जानकारी करेंगे। इस बार हम लोग मौर्य वंश के बारे में ना जानकारी प्राप्त करके अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कुषाण वंश के बारे में, मतलब कि उसके आगे वाला वंश क्या है। उसके आगे वैसे तो आया था सुंग वंश और कन वंश, उसके बाद आपके आए थे कुषाण वंश। तो आपके जो कुषाण वंश है उसके हम लोग इस चैप्टर इस वाले वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो आपका हिंदू साम्राज्य उभर कर आया था, गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो आपके कुषाण राजा थे उसके बारे में। कुषाण राजा जो मेनली है वो कौन है, ठीक है। दैविक राजा को समझने से पहले आप कुषाण राजा के नाम अच्छी तरीके से समझिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो आपके कुषाण राजा थे वो मेनली है कौन, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व को आए थे, ठीक है। वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व को आते हैं और जो आपका मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत तक उन्होंने शासन किया था। इसे आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो वो राजा होते थे, जो कुषाण राजा थे, वो क्या करते थे, अब आगे आपका टॉपिक देखो। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी बड़ी स्थिति को लोगों के सामने दिखाने के लिए अपने आप को देवताओं से जोड़ते थे, ठीक है। देवता से कंपेरिजन करते थे कि देवता जैसा वैसा हम, देवता जैसा वैसा हम, ठीक है। इस तरीके से वो कंपेरिजन करते थे, ठीक है। कुषाण राजा जो थे उनके इतिहास को लिखने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रहा है आपका अभिलेखों का और साहित्य परंपराओं का, ठीक है। इन्हीं स्रोतों से आपको कुषाण राजाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल रही है। जो हम अभी बता भी रहे हैं आपको, वो चीज आपको इन्हीं स्रोतों से देखने के लिए मिल रही है। इन शासकों द्वारा मंदिरों में अपनी मूर्तियां लगवाई जाती थी। ये शासक जो होते थे वो मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगवाते थे। क्यों लगवाते थे, रीजन क्या था इसका, जो लोग हैं वो जब मंदिरों पर अपनी पाठ पूजा करने के लिए जाते थे तो उस समय वो राजाओं की भी बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखते थे। तो उससे होता क्या है, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये राजा भी डेली दिख रहा है, डेली दिख रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको भगवान से जोड़ेंगे, मतलब कि देवता से जोड़ेंगे, देवता से वो तुलना करेंगे। समझ लो इस चीज को, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो कुषाण राजा थे वो स्वयं को देवतुल्य घोषित करते थे, मतलब कि वो स्वयं को देवता के समान वो मानते थे, मतलब कि देवता के समान वो अपने आप को जताना चाहते होंगे, ठीक है। इतिहासकारों के द्वारा ये मानना भी है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कुषाण राजा थे वो स्वयं को देवपुत्र की उपाधि भी धारण करके रखे थे, मतलब कि जो कुषाण राजा थे वो स्वयं को देवपुत्र कहा करते थे। कैसे, वो थे ना जो चीनी राजा थे उनसे वो बहुत ही प्रेरित थे। जो चीनी शासक थे आपके, वो क्या करते थे, वो अपने आप को कहते थे स्वर्गपुत्र, ठीक है। तो उसी से कहा जाता है वो उससे प्रेरित हुए होंगे चीनी शासकों से, और उससे प्रेरित होके वो जो कुषाण शासक थे उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली होगी, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुषाण राजा थे वो क्या करते हैं, सिक्कों एवं मोतियों का प्रचलन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सिक्कों का क्या होता था, कुषाण राजाओं के जो सिक्के होते थे उसका जो आगे का भाग होता था वहां पर जो आपके कनिष्क राजा है, जो आपको साइड में इमेज भी दिख रहा होगा, कनिष्क राजा जो होते थे वो उसका चित्र होता था पहले आगे के पृष्ठ में, जो आगे का आपका भाग है वहां पर, और जो पीछे का आपका भाग होता था वहां पर देवता की चित्राकृति होती थी। तो इससे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो कुषाण राजा थे वो स्वयं को
देवता से जोड़ा करते थे। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप, अब हम लोग क्या करते हैं, आपका हो गया ये कुषाण राजा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था मौर्य साम्राज्य के बारे में, अच्छी तरीके से विस्तृत विवरण हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने कुषाण राजा के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जो आपका बहुत ही अच्छा हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया है, जो है आपका गुप्त साम्राज्य, उसको हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य को एक बहुत ही स्वर्गिम काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोने का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, स्वर्गिम युग भी गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। जो गुप्त साम्राज्य है उसका आप पहले देख लो कि उसकी स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद कई मुख्य राजा आते हैं, जिसमें आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके समुद्रगुप्त आता है, फिर उसके बाद आपके जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जिसका नाम है, उससे भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये लोग आते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको नाम, विशेषकर आपको इसका नाम पता होना चाहिए, जो आपके श्रीगुप्त है उनका नाम। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी है, उनके क्या क्या स्रोत है, ठीक है, मतलब कि इतिहास हम लोग को किस तरीके से बयां करते हैं, कि हम लोग किस तरीके से हम लोग ये जान रहे हैं। तो इसके जो स्रोत है वो है आपके अभिलेख, ठीक है, साहित्य जो आपके हैं। ठीक है, इसमें आपकी जितनी भी किताबें हैं वो सब आ सकती है। इसके अलावा सिक्के और प्रशस्तियां। ठीक है, प्रशस्तियां मेनली क्या होती है, इसमें जो आपके कवि लोग होते हैं वो राजा की प्रशंसा करते हैं। प्रशस्ति मीन्स होता है आपकी प्रशंसा करना, मतलब कि जो बहुत सारी प्रशस्ति वैसे तो मिली है, मतलब कि इसका क्या है कि राजा के द्वारा, जो उसके राज कवि होते हैं उसके द्वारा प्रशंसा करना। वैसे तो बहुत सारी प्रशस्ति हमें देखने के लिए मिली है, लेकिन हम लोग को इसमें मुख्य प्रशस्ति देखने के लिए मिली है, जो मिले है आपको समुद्रगुप्त, जो आपका एक बहुत ही महान राजा था गुप्त साम्राज्य में, ऐसा कहा जाता है, जो आपको मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो वो जो समुद्रगुप्त था, उसी पे हमें उसका एक बहुत ही अच्छा राज कवि हुआ करता था, जिसका नाम था हरिसेन। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया है, एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति उसी के द्वारा रचना की गई है, जो संस्कृत भाषा में थे। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है, गुप्त काल का जो राजकीय भाषा था वो भी संस्कृत ही था। ठीक है, उस राज कवि के द्वारा रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति की, और प्रयाग प्रशस्ति को हम लोग कह सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी प्रयाग प्रशस्ति को कहा जा सकता है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, इसमें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बहुत सारे गुणों को बताया गया है, जिसमें कहा गया है जो आपके समुद्रगुप्त है वो बहुत ही महान विजेता है, परमात्मा पुरुष है, बुरों का विनाश करने वाला पुरुष है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया है, इसकी बहुत तारीफ की गई है इसमें। इसके अलावा दानी और पीड़ितों का वो सहायक है, उसका मददगार है, और देवताओं में वो कुबेर है, जो आपके कुबेर होते हैं ना, धन के देवता। इसके अलावा वो वरुण है, मतलब कि समुद्र के देवता है, इंद्र है जो वर्षा के देवता होते हैं, यम है मृत्यु के देवता से तुलना किया गया है इनका। ठीक है, मतलब कि समुद्रगुप्त का हरिसेन के द्वारा तुलना किया गया है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिल रहा होगा, जो आपके यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने आपको लिखा है। ठीक है, जो आपके राज कवि लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने राजा की बुराई नहीं करते, चाहे राजा कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसकी वो कभी बुराई करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उसका वो नमक खाया है, तो वो कैसे उसका बुराई कर सकता है, समझ लो इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जनता में राजा की छवि किस तरीके से थी, मतलब कि जो जनता थी वो राजा को किस तरीके से देखा करती थी, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मेनली जो ये जो टॉपिक है, इसको अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे, तो आप पिछले वाले टॉपिक से इसको रिलेट कीजिए, जो मैंने आपको बताया था, जितनी भी आपके राज कवि है वो अपनी राजा के बारे में बहुत ही अच्छाइयां ही लिखा करते थे। ठीक है, ज्यादातर वो अच्छाइयां को ही लिखा करते, जैसे कि मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में भी एग्जाम्पल दिया था, उसके गुणों के बारे में मैंने आपको बताया था, परमात्मा पुरुष, महान विजेता, ये सब चीजों का मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, तो अवगुण तो कुछ बताते ही नहीं थे, खामियों के कुछ बताए ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से पता करेंगे कि वो जो जनता को किस तरीके से वो ट्रीट करते होंगे। ठीक है, इसके हम लोग को जानकारी ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वही चीज है लिखा हुआ, जनता राजा को किस प्रकार देखती थी, इसकी कोई जानकारी हमें देखने के लिए नहीं मिली। ठीक है, कोई भी अभिलेखों से हमें कोई भी जानकारी देखने के लिए मिली ही नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद इतिहासकार तो इतिहासकार ही है, वो
अपनी कोशिश तो जारी रखेंगे, ठीक है। तो इतिहासकार बहुत कोशिश करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद उनको जातक और पंचतंत्र की जो कथाएं होती है, उसकी कई सारी मौखिक किस्से कहानियां होती है, ठीक है, वो देखने के लिए उनको मिलती है, ठीक है। तो वो मौखिक किस्से कहानियों को बाद में जाकर लिपिबंद भी किया जाता है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इन कथाओं को, जो ये कथा जितनी भी है, ठीक है, इनको पाली भाषा में लिखा गया था, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहना चाहिए, ये वाला जो ये लाइन है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका एक जातक कहानी लिखा हुआ है, ग्रंथ तिंदु नामक जातक कहानी, जिसमें आपका एक कुटिल राजा का वर्णन है, एक बेकार राजा का वर्णन है, जो अपने साम्राज्य में ये देखना चाहता है कि वो जो है उसका पहचान किस तरीके से साम्राज्य में बना हुआ है, मतलब कि जनता उसके बारे में क्या क्या सोचती है, ठीक है, उसके बारे में जनता क्या सोच रही है वो ये समझना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपना भेष बदलकर वो जनता के बीच में जाता है, ठीक है, मतलब कि वो गांव के बीच में जाता है, जहां पर गांव में कई सारे लोग होते हैं, जिसमें ग्रामीण वृद्ध महिलाएं तथा पुरुष शामिल होते हैं। के अलावा पशुपालक होते हैं, किसान होते हैं, ग्रामीण बालक होते हैं, और जानवर तक इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो राजा जो होते हैं वो अपनी पहचान को बदलकर जब जाता है, तो जाने के बाद वो जब देखता है और उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, तो सुनता है कि वो ऐसा कहते हैं कि रात में डकैत का हमला होता है और वो उन्हें लूट कर चले जाता है, ठीक है, मतलब कि रात को डकैत आते हैं और उन्हें लूट कर चले जाते हैं, और दिन में राजा के कर वाले जो अधिकारी होते हैं, टैक्स जो लेते हैं, टैक्स की जो वसूली करते हैं, वो आते हैं और टैक्स को वसूल कर चले जाते हैं, जिससे बहुत सारे जो गांव वाले होते हैं वो तंग आकर वो क्या करते हैं, तंग आने के बाद वो जंगल की ओर चले जाते हैं, ठीक है, जंगल में वो चले जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो आपके राजा होते हैं वो अपने राजकोष को भरने के लिए कई सारे मांगों को रखते हैं, जिसमें आपके जो किसान होते हैं उनको देना पड़ता है कर, ठीक है, उनको कर देना पड़ता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो किसान कर नहीं दे पाते वो जाकर तो जंगल में बस जाते हैं, लेकिन जो किसान कर देना चाहते हैं उनको नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि वो किस तरीके से कर देंगे। तो उपज बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, जो आपका अगला टॉपिक भी आ जाता है। तो उपज बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, जिस स्थान में भारी वर्षा होती है, ठीक है, वहां लोहे की फाल वाले हलों का प्रयोग शुरू हो जाता है, ठीक है। गंगा घाटी में धान की रुपाई के बाद उपज में भारी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आपको पता भी है जो धान होता है वो ज्यादातर पानी वाले जगह में ही उगता है, जहां पर पानी होगा वहां पर ही आपके धान को उगाया जाता है, ठीक है। तो अगर गंगा घाटी में जो आपकी धान की रुपाई होती है, उससे क्या होता है, आपकी फसल में, मतलब कि आपकी उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जिससे वो लोग कर अदा कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पंजाब और राजस्थान का जो जमीन होता है वो बहुत ही सूखा वाला होता है। इसके अलावा उपमहाद्वीप का जो आपका पर्वत वाला क्षेत्र होता है, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, वो बहुत ही ज्यादा सूखा क्षेत्र होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपका खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज, इसके कारण क्या होता है, उपज में भारी वृद्धि हो जाती है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कृषि पैदावार में वृद्धि का एक और तरीका क्या है, कुएं, तालाब तथा नहरों द्वारा खेती की सिंचाई करना, ठीक है, ना कि बस नदियों से सिंचाई करना, कुएं, तालाब तथा नहरों से भी सिंचाई करना। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग करते हैं अपने अगले टॉपिक को। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, मतलब कि गांव में किस तरीके से भिन्नताएं होती थी। अगर हम लोग गांव में भिन्नताओं को देखेंगे तो हर रूप से गांव में भिन्नताएं होती है, चाहे आप किसी भी रूप से देख सकते हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो गांव में बहुत सारी भिन्नताएं देखने के लिए हमें मिल जाती है, ठीक है। तो कृषि की नई तकनीकों से उपज में तो वृद्धि हुई थी, ठीक है, कृषि की नई नई तकनीकें आई तो उससे उपज में वृद्धि हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोहे की फाल वाले हल आए तो उससे उपज में बहुत सारी वृद्धि हुई, कुदाल आया उससे उपज में वृद्धि हुई, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपकी सिंचाई की तकनीकें के बारे में बताया था, उन सभी चीजों से उपज में बहुत सारी वृद्धि हुई थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसका जो लाभ होता है वो सबको नहीं मिल पाता, लाभ इसका असमान होता है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत बड़े होते हैं उनको उसका लाभ मिल जाता है, कुछ लोग छोटे होते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, खेती से जुड़े लोगों में अंतर बढ़ता जाता है, मतलब कि खेती से जितने भी जुड़े लोग होते हैं उसमें भेद बढ़ता जाता है, उसमें अंतर बढ़ता जाता है। बौद्ध कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि भूमिहीन, किसान, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदार का उल्लेख देखने के लिए हम लोग को बौद्ध कथाओं में मिलता है,
ठीक है। अब भूमिहीन श्रमिक मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जिसके पास भूमि ही नहीं है, ठीक है। और एक तरफ जमींदार है, बड़ा जमींदार, उसके पास बहुत सारा भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंतर देखने के लिए मिल रहा है और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ भी गए, ठीक है। बड़े जमींदार और गांव का प्रधान जो होता था उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, ठीक है, जैसे आज भी होता है। और ये जो होते हैं बड़े जमींदार और गांव के जो प्रधान होते हैं वो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे, ठीक है, जितने भी फार्मर्स होते थे उस पे। इसके अलावा जो गांव के प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब ये होता है जैसे कि सबसे पहले दादाजी, दादा के बाद उसका बेटा मतलब कि पिता, फिर उसके बाद उसका भी बेटा, ठीक है। इस तरीके से जो वंश के आधार पर चलता है उसे हम लोग कहते हैं वंशानुगत, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो गांव के प्रधान का जो पद होता था वो भी वंशानुगत होता था। इसके अलावा तमिल संगम साहित्य में कई वर्गों का और भी वर्णन किया गया है, जिसमें वेल्लार के बारे में बताया गया है जो बड़े जमींदार को कहा जाता है। इसके अलावा हलवाहा होता है जिसे हम लोग उलवर कहते हैं। होता क्या है, ये लोग भारे के एक प्रकार से हल चलाने वाले मजदूर होते हैं, मतलब कि पैसा दे दो और ये लोग दूसरे के खेत में जाकर हल चला लेते हैं पैसा देके, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा दासों का भी वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है तमिल संगम साहित्य में। दास क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हो गुलाम, ठीक है। ओके एवरीवन, तो हम लोग का अब अगला टॉपिक है भूमिदान तथा नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान मतलब होता है जमीन को दान करना और नए सम्राट ग्रामीण मतलब होता है एक प्रकार से समृद्ध व्यक्ति की बारे में बात किया जाता है जो गांव में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। जो भूमिदान है ना, इसकी परंपरा जो है, इसका जो रीति रिवाज है, ये बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। भूमिदान का पता हम लोग को किस चीज से चलता है, जैसे कि सब चीज का पता एक सोर्स होता है सब चीज का, उसी तरीके से भूमिदान का पता हम लोग को पत्थर तथा ताम्रपत्र के अभिलेखों से चलता है, ठीक है। अब पत्थर के बारे में तो हम लोग को पता है लेकिन ताम्रपत्र नहीं पता। ताम्रपत्र क्या होता है, एक प्रकार से ये तांबे का प्लेट होता है। तांबे के प्लेट में खुरच कर एक प्रकार से उत्कीर्ण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको लिखा जाता है और एक प्रकार से स्थायी होता है, परमानेंट होता है, कभी मिटता ही नहीं है, इसीलिए इसको ताम्रपत्र कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी कोई भूमिदान देता है ना, तो भूमिदान देने के बाद ताम्रपत्र का अभिलेख दे दिया जाता है प्रमाण के रूप में, मतलब कि उसने हमें किसी ने पंडित को या किसी को भी भूमिदान दिया, उसके बदले उसको मिल गया ताम्रपत्र का अभिलेख प्रमाण के रूप में, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ज्यादातर भूमिदान धार्मिक संस्थानों और ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है। ये भी चीज आपकी बुकी का एक लाइन है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ज्यादातर अभिलेखों का संस्कृत भाषा में मिलना, ज्यादातर अभिलेख जितने भी मिले हैं हम लोग को संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे भी है जो हमें तेलुगु और तमिल भाषा में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को इतने सारे अभिलेख मिले हैं तो उसी में से अब हम लोग एक अभिलेख को अच्छी तरीके से देखते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो एक अभिलेख में हम लोग को एक प्रभावती गुप्त है, उसके बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से जानना है क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो प्रभावती गुप्त सबसे पहले कौन थी? प्रभावती गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनकी पुत्री है प्रभावती गुप्त। इसका विवाह दक्कन पठार के एक वकाटक परिवार में एक शासक होता है नागसेन, ठीक है, उसके साथ होता है इसका शादी, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। प्रभावती गुप्त जो थी ना, उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं होता था। संस्कृत धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं होता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो प्रभावती गुप्त थी वो जमीनों की मालकिन थी, ठीक है। वैसे अभी भी होते हैं जमीनों की मालकिन, लेकिन उस समय होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो जमीन की मालकिन थी, लेकिन उस समय ऐसा होता नहीं था, ठीक है। तो इसका रीजन भी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा है। तो अभी देखिए उसके बाद क्या होता है। इसके अलावा जो प्रभावती गुप्त है उसने कई सारी भूमि को भी दान किया था, जिसमें मैंने लिखा है अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि क्या होती है? अग्रहार भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो ब्राह्मणों को दी जाती है और उसमें कोई भी कर नहीं लिया जाता, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा दंगुन गांव के आचार्य चनाल स्वामी को भूमिदान। होता क्या है, जो आपके प्रभावती गुप्त है उसने सबसे पहले वो ब्राह्मणों को भूमिदान देती है। इसके अलावा वो दंगुन गांव के जो आचार्य होते हैं
चनाल स्वामी, उसको क्या दे देती है, दंगुन गांव ही पूरा का पूरा दे देती है। इसके अलावा वो बहुत कुछ कहती भी है और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। दंगुन गांव का आदेशों का पालन करना है जो चनाल स्वामी और प्रभावती गुप्त के द्वारा दिया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो प्रभावती गुप्त है वो सामंतों को भी भूमिदान देती है। सामंत क्या होते हैं, एक प्रकार से ये समृद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है। प्रभावती गुप्त इनको भी भूमिदान देती है, लेकिन इनको भूमिदान देती है ना तो इसपे कर, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अग्रहार भूमि में जितनी ब्राह्मण लोगों को देती है वो भूमिदान, तो उस समय वो कर नहीं लेती है, ठीक है। लेकिन सामंतों को भूमिदान देती है तो लगान को वसूली करती है, उनसे लगान लेती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि संस्कृत धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यह है कि महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था उस समय। लेकिन ऐसा क्यों है कि उसी रानी को बस अधिकार था, मतलब कि वो जो प्रभावती गुप्त था उसी को अधिकार था। उसके रीजन सबसे पहला यही है, मतलब कि इनके भूमिदान का कारण क्या था, क्या रीजन था। पहला तो वो महारानी थी, ठीक है। महारानी होने के कारण वहां की आम पब्लिक तो वो थी नहीं, तो इसलिए उनको भूमिदान पर बहुत ही अच्छी तरीके से अधिकार था, ठीक है। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी तो वो भूमिदान कर सकती थी। इसके अलावा धर्मशास्त्र जो है वो हर समय सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज मैंने आपको थोड़ा इससे पहले भी आपको बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में, कि धर्मशास्त्र में तो ये भी लिखा हुआ था कि क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको चैप्टर 3 में पता चलेगा कि शूद्र लोग, ब्राह्मण लोग, ये सब लोग भी राजा बन सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि क्षत्रिय लोग ही राजा बन सके, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भूमिदान के अभिलेख देश के कई क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर बहुत छोटे तो कुछ जगहों पर बहुत बड़े बड़े अभिलेख देखने के लिए मिले हैं। अब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है गृहपति। गृहपति क्या होता है, इसको समझने के लिए आप अपने पापा को देख सकते हो। मतलब कि जो पापा होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गृहपति भी घर का मुखिया ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पापा की बात नहीं होगी, यहाँ पर सम्राट व्यक्ति, जो समृद्ध व्यक्ति है और व्यापारी है, किसान है और जमींदार है, इसको कहा गया है इस चैप्टर में गृहपति, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। गृहपति मेनली क्या होता है, जो महिलाओं पर, बच्चे पर, दास मतलब कि गुलाम, और इसके अलावा इन सभी चीजों पर, मतलब कि जो मैंने ये बताया, महिला, बच्चे, दास, इन सब पे कंट्रोल रखता है। और इसके अलावा जो वो जमीन का मालिक तो होगा ही, और वो जानवर पर और जितनी भी घर की वस्तुएं हैं उन सभी चीजों का वो मालिक होता है, स्वामी होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं गृहपति, ठीक है। पाली भाषा में इसका प्रयोग किसानों और जमींदारों के लिए भी किया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया सम्राट व्यक्ति और जब व्यापारी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा इतिहासकारों में भूमिदान के लिए बहुत सारे विवाद हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं। तो पहला जो इतिहासकार है उनका क्या मानना है, दूसरे इतिहासकार का क्या मानना है, उसको हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं। मतलब कि भूमिदान के प्रति क्या क्या वाद विवाद हुए हैं इतिहासकारों के बीच, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाद विवाद हुआ है, शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करते थे। मतलब कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यह है कि जितने भी शासक थे वो भूमिदान देते थे, तो उसका मीनिंग ये है कि वो लोग क्या करना चाहते थे, कृषि को, मतलब कि जो आपकी खेती है उसको प्रोत्साहित करना चाहते थे। पहला तो इतिहासकार का मत ये है, ठीक है। दूसरे इतिहासकारों का कहना ये है कि जब राजा की शक्ति बहुत ही दुर्बल हो जाती थी, गिर जाती थी, तो उस समय राजा जनता का समर्थन चाहते थे कि उसको कोई और राज्य हरा ना सके, तो उनको जनता का एक समर्थन चाहते थे वो लोग, ठीक है। राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा मत, ठीक है। मतलब कि दूसरे इतिहासकारों का कहना। और अपने आप को जनता के सामने बहुत ही एक्सीलेंट दिखलाने के लिए, क्लासिक दिखलाने के लिए या फिर उत्तम दिखलाने के लिए, जिससे प्रजा का राजा पर नियंत्रण हो जाए, वो लोग कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए भी जो इतिहासकार है उनका ये भी मत है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जो हम लोग का एक टॉपिक होगा राजा हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि राजा हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य के बाद बहुत ही हिंदू साम्राज्य में जो उभर कर सामने आया था वो था आपका राजा हर्षवर्धन। इनका जन्म हरियाणा के तानेसर में होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक जीवनी है जो हर्षचरित है, वो किसके द्वारा लिखी जाती है, बाण भट्ट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी जाती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो हर्षवर्धन है
वो कन्नौज को क्या करते हैं, राजधानी बना लेते हैं, उसको कैपिटल बना लेते हैं और उसके पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उस पर राज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उत्तरी जो आपका भारत है ना, वहां पर राज करते हैं, पूरा अपना साम्राज्य को फैला लेते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।